वेलकम टू विंटो क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 पाठ 8वां। पाठ का नाम है कोशिका विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी। स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने 2 वीडियो बना के रखे हुए इस पाठ के ऊपर, जिसके अंदर मैंने कोशिका विज्ञान के बारे में सारा चीज बताया हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले जैव प्रौद्योगिकी के बारे में कि जैव प्रौद्योगिकी किसे कहा जाता है, जैव प्रौद्योगिकी लाभ क्या होते हैं और कौन कौन से ऐसे घटक है जिनके अंदर जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, और जैव प्रौद्योगिकी व्यवहारिक उपयोग क्या, हमारे दैनंदिन जीवन में जैव प्रौद्योगिकी उपयोग करके कौन कौन से फसलें हैं, कौन कौन से फल है, कौन कौन सी सब्जियां हैं जो जैव प्रौद्योगिकी उपयोग करके बनाई जाती है। तो इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या लाभ है जैव प्रौद्योगिकी का, जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग आज की वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, यदि इसके पहले वाली वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप उनको देख सकते हो। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है जैव प्रौद्योगिकी किसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, कक्षा 9वीं में भी आपने जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ा हुआ होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर ध्यान देंगे, एकदम ध्यान से सुनेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैव प्रौद्योगिकी मतलब किसे कहा जाता है, मानवीय लाभ की दृष्टि से सजीवों में कृत्रिम पद्धति से जनुकीय बदलाव संकरण करके सुधार लाने की प्रक्रिया को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। मतलब मानवीय लाभ की दृष्टि से, मतलब ऐसा प्रक्रिया की जाए जिसकी वजह से मानव क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे कि सजीवों के जो जनुक रहेंगे उसमें कृत्रिम पद्धति से क्या करेंगे, बदलाव लाएंगे। कृत्रिम पद्धति से बदलाव करके या संकरण करके सुधार लाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, जैव प्रौद्योगिकी कहा जाएगा। ठीक है, मानवीय लाभ की दृष्टि से कृत्रिम पद्धति से जो सजीवों के जनुक है उसके अंदर बदलाव लाके संक्रमण करके सुधार लाने की जो प्रक्रिया होती है उसे जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। इस जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्राकृतिक गुणों की अतिरिक्त नए गुणधर्म धारण करने वाली वनस्पति और प्राणी को उत्पन्न किया जाता है। मतलब जैव प्रौद्योगिकी उपयोग करके जो वनस्पतियां होती हैं उनके अंदर प्राकृतिक गुणधर्म तो होते ही हैं, साथ साथ लेकिन कुछ ऐसे भी गुणधर्म डाल दिए जाते हैं जो हमारे मानव के लिए क्या होंगे, उपयोगी रहेंगे। ठीक है, प्राकृतिक गुणों के साथ साथ कुछ अलग से अतिरिक्त गुणधर्म डाल दिए जाते हैं जिसकी वजह से वो वनस्पतियां और प्राणी मानव के लिए क्या हो जाएंगे, अधिक उपयोगी हो जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कौन कौन से क्षेत्रों में होता है। जो जैव प्रौद्योगिकी समझ में आ गया कि भाई मानव के लाभ की दृष्टि से सजीवों के जनुकों में बदलाव करके एक अच्छी वनस्पति प्राणी तैयार करने की जो पद्धति उसे जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। अब समझते हैं जैव प्रौद्योगिकी का हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि में, फलों की बागानी में, कृषि में जैसे बीटी राइस हो, गोल्डन राइस हो गया, बासमती राइस हो गया, इनको मनाने के लिए। फिर फसलों की बागवानी, अलग अलग फलों की बागवानी करने, अलग अलग फलों को निर्माण करने के लिए। ठीक है, विभिन्न दवाइयों के निर्माण करने के लिए, विभिन्न रोगों को उपचार करने के लिए हम लोग जैव प्रौद्योगिकी उपयोग करते हैं। कृषि में, फलों की बागवानी में, विभिन्न दवाइयों के निर्माण में और अलग अलग रोग का इलाज करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी उपयोग किया जाता है। नगदी फसलों का उत्पादन, नगदी फसलों का उत्पादन मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है कि ऐसी फसलें जिनको बेचकर ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सके, जैसे नील की खेती हो गई, सरसों की खेती हो गई, गन्ने की खेती हो गई, कपास की खेती हो गई, इसे नगदी फसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नगदी फसल, क्योंकि इनसे बेचकर किसान क्या करता है, इनसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाता है। तो नगदी फसलों के उत्पादन के लिए उनकी प्रजाति में सुधार कर पर्यावरणीय बदलाव सहन करने वाली बीटी फसलों की ओर आधुनिक किसानों का अधिक झुकाव हुआ है। मतलब नगदी फसलों का उत्पादन करने के लिए साथ ही साथ उनके प्रजातियों में सुधार करके, ताकि वो पर्यावरण में जो भी आघात होता है, पर्यावरण में अगर कोई बदलाव आता है तो वे वनस्पतियां उन पर्यावरण को आघात को क्या करेंगी, सहन कर पाएंगी। ऐसी फसलों को निर्मित किया जाता है। विभिन्न टीका उत्पादन, जन्मजात रोगों का निदान करना, अलग अलग टीके बनाना, और जन्मजात रोगों मतलब ऐसे रोग जो जन्म से हो जाते हैं उन रोगों को दूर करने के लिए, अंग प्रत्यारोपण करने के लिए, आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा होगा अंग प्रत्यारोपण क्या होता है। कर्क रोग अनुसंधान करने के लिए, कृत्रिम त्वचा उपस्थिति प्रयोगशाला में उत्पन्न करने के लिए, उत्पादन इत्यादि क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। टीका उत्पादन में जन्मजात रोगों को निदान, जन्मजात रोगों को निदान मतलब जैसे सिकल सेल एनीमिया होगा, डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं जो बच्चों को जन्म से हो जाता है, जैसे पोलियो हो गया, ये सारे रोग जन्म से होते हैं। उनके निदान के लिए, अंग का प्रत्यारोपण करने के लिए, आपको मालूम बहुत सारे व्यक्तियों को किडनी या बोल सकते हैं हृदय, ठीक है, फेफड़े, ये सारी चीजें दान की जा सकती है। कुछ अंग होते हैं जो जीवित रहते वक्त दान किए जाते हैं, कुछ अंग जो होते हैं वो मरणोपरांत दान किए जाते हैं। ठीक है, कर्क रोग का अनुसंधान करना, कृत्रिम त्वचा मतलब प्लास्टिक सर्जरी और उपस्थिति आदि का निर्माण करने के लिए हम लोग जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता
है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जैव प्रौद्योगिकी खेती और उसके संयोग से अन्य घटकों पर क्या परिणाम हुआ है। मतलब जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग खेती और खेती से संबंधित क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें प्राकृतिक प्रजातियों की, ठीक है ना, थोड़ी समय के लिए अगर बात करें प्राकृतिक प्रजातियों की, तो प्राकृतिक प्रजातियों में हानिकारक गुणधर्म हो सकते हैं। मतलब ऐसे कुछ गुणधर्म हो सकते हैं जिसकी वजह से उन फसलों की वृद्धि नहीं हो पाएगी, अर्थात उन फसलों में कीड़े लग जाएंगे, फसलों का पूरी तरह से विकास नहीं होगा। तो प्राकृतिक प्रजातियां जो होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ हानिकारक गुणधर्म हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके जनुक में बदलाव किया जाता है। ये जो जीएम फसल होती हैं इनके जनुक में बदलाव किया जाता है ताकि ये जो फसलें रहेंगी, ठीक है ना, ये अलग अलग पर्यावरण बदलाव को, अगर हम लोग बात करें अतिवृष्टि, जो तापमान बार बार बदली होता, अकाल, परिवर्तनशील जलवायु, इनको हैंडल करने की क्षमता जीएमओ में पाई जाती है। साथ ही साथ इसके अंदर जो डीएनए परिवर्तित कर दिया जाता है जिसकी वजह से अलग अलग प्रभाव को सहन कर लेती हैं। और साथ ही साथ ये जीएम फसल जो भी रहेंगी इनको किसी भी उपद्रवी कीटक या उपद्रवी सूक्ष्मजीव या रोग जंतु या रासायनिक जो अपतृणनाशक किसान खेतों में डालते हैं उनकी वजह से इस पर किसी भी प्रकार का असर नहीं होगा, ठीक है, जिसकी वजह से फसलों पर फायदा होगा। साथ ही साथ किसान का जो अपतृणनाशक या जंतुनाशक लेने का जो खर्चा होता था वो खर्चा भी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। और साथ ही साथ जीएम प्रजाति के बीजों के कारण फसलों का बर्बाद होना क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना, और फसलों का पोषण मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो गोल्डन राइस है उसमें उसका मूल्य बढ़ गया, वो किस प्रकार बढ़ा हुआ है उसको हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग हम लोग खेती में करेंगे और खेती संबंधित क्षेत्रों में करेंगे तो बहुत ज़्यादा उसका उपयोग किया जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में बीटी कॉटन, ठीक है, एक दल फसल है जिसके अंदर आपको मालूम है कपास की फसल उगाई जाती है, तो उसके अंदर बीटी कॉटन है जो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जीएमओ फसल है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चलिए जैव प्रौद्योगिकी। इसमें ऑलरेडी मैंने बता दी जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं कि मानवीय लाभ की दृष्टि से सजीवों में कृत्रिम पद्धति से जनुक की बदलाव किया जाए। मानव की लाभ की दृष्टि से सजीवों के जनुक में कृत्रिम पद्धति से अगर बदलाव किया जाए, संकरण करके, सुधार करके नई प्रजाति अगर तैयार की जाती है तो जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। जैव प्रौद्योगिकी में कोशिका विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान, परमाणविक जीव विज्ञान, जनुकीय अभियांत्रिकी, इन विज्ञान से विभिन्न शाखाओं का समावेश होता है। जैव प्रौद्योगिकी में अलग अलग विज्ञान शाखाओं का समावेश होता है, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ विज्ञान बताए हैं, इन सभी के बारे में हम लोग आगे वीडियो में देखने वाले हैं। मुख्य रूप से खेती से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के उद्देश्य से नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक है ना। हमको मालूम है कि हमारा भारत देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, तो भारत की जो पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर होती है। तो कम से कम जनसंख्या में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किस प्रकार किया जाए ताकि सभी के लिए अनाज उपलब्ध हो, इसलिए खेती में सबसे ज़्यादा जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। और जैव प्रौद्योगिकी उपयोग जैसे औषधि विज्ञान में प्रतिजैविक बनाने के लिए, जीवन सत्व बनाने के लिए, इंसुलिन और संप्रेरक तैयार करने के लिए भी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। जैव प्रौद्योगिकी में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों का समावेश होता है, जैसे सूक्ष्म जीव विज्ञान में जैव प्रौद्योगिकी उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीवों के विभिन्न क्षमताओं का उपयोग करके, आपको मालूम है इसके पहले आपने एक वीडियो लेक्चर देखा होगा किस पार्ट के ऊपर, सूक्ष्म जीव विज्ञान के ऊपर, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि अलग अलग सूक्ष्म जीव जो होते हैं वह किसी न किसी तरह से वनस्पतियों को, कोई सूक्ष्मजीव हानिकारक होते हैं और कोई सूक्ष्मजीव क्या होते हैं उसके लिए उपयोगी होते हैं। जैसे लैक्टोबैसिल है, बहुत उपयोगी सूक्ष्मजीव है जिसकी वजह से दूधजन्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से सूक्ष्मजीव विज्ञान में हम लोग जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अलग अलग दूध से दही बनाना, चोटे बनाना, अल्कोहल तैयार करना, ये सारी चीजें हम लोग जैव प्रौद्योगिकी में कर सकते हैं। जैव रसायन विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री, कोशिका के उत्पादन क्षमता का उपयोग करके, ठीक है। इसके पहले आपने देखा मूल कोशिका में उत्पादन क्षमता होती है कि एक ही कोशिका द्वारा पूरा का पूरा अंग या पूरा ऊतक तैयार किया जा सकता है, पूरी कोशिका तैयार की जाती है, पूरा शरीर तैयार हो सकता है। ये किसकी वजह से हो रहा है स्टूडेंट्स, ये जैव प्रौद्योगिकी की वजह से हो रहा है। विशिष्ट कोशिका द्वारा प्रतिजैविक तैयार करना, टीकों को तैयार करना, अलग अलग कोशिका द्वारा प्रतिजैविक तैयार कर सकते हैं और टीकों को निर्माण किया जाता है। आणविक जीव विज्ञान, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डीएनए, प्रोटीन जैसे जैव अणुओं का मनुष्य फायदे के लिए उपयोग किया जाता
है। डीएनए हो गया, प्रतीक जैसे जैव अणुओं का उपयोग मनुष्य के फायदे के लिए किया जाता है। अगला जनुकीय परिवर्तन। जनुकीय परिवर्तन में क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके अंदर किसी भी सजीव के उसके जनुक में क्या किया जाता है, परिवर्तन कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से अगर उसके जनुक में किसी भी प्रकार का दोष है, किसी भी प्रकार की कमी है, तो वो कमी दूर हो जाएगी और जो नया सजीव तैयार होगा वो पूरी तरह से स्वच्छ और तंदुरुस्त रहेगा। इसकी वजह से मानव को क्या होता है, बहुत फायदा होता है। जनुकीय परिवर्तन करवा के मन चाहे गुणधर्म वाली वनस्पति, यदि हम लोग जनुकीय परिवर्तन कर दें तो हमको जैसी वनस्पति चाहिए, जैसा प्राणी चाहिए, हम उस तरह की वनस्पति, उस तरह का प्राणी प्राप्त कर सकते हैं। जीवाणुओं में जनुकीय परिवर्तन करके उन्हें मनुष्य की वृद्धि संप्रेरक निर्माण के लिए विवश किया जाता है। जीवाणुओं के अंदर जनु परिवर्तन करके मनुष्य की वृद्धि के लिए संप्रेरक तैयार किया जाता है। ठीक है, आगे आप लोग वीडियो में देखोगे कि जीवाणु के अंदर किस प्रकार से हम लोग संप्रेरक तैयार कर सकते हैं। मनुष्य की वृद्धि के लिए अलग अलग संप्रेरक जीवाणुओं का उपयोग करके तैयार किया जाता है। गैर जनुकीय जैव प्रौद्योगिकी में नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी संपूर्ण कोशिका या ऊतकों का उपयोग किया जाता है। मतलब इस जो प्रौद्योगिकी में पूरी कोशिका और पूरे ऊतक का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर किसी भी जनु की बदलाव को सपोर्ट नहीं किया जाता, मतलब इसके अंदर किसी भी जनु की बदलाव नहीं किया जाता। इसके अंदर पूरी कोशिका और पूरे ऊतक का उपयोग करके, जैसे ऊतक संवर्धन करना, संकरित बीजों का निर्माण करना। ऊतक संवर्धन करके आपको मालूम है अलग अलग अंग, अलग अलग आप लोग बोल सकते हो, अलग अलग जो भी ऊतक चाहिए। अगर किसी शरीर में, किसी सजीव के शरीर में कोई ऊतक खराब हो जाता है तो यदि ऊतक संवर्धन हुआ रहेगा तो उस ऊतक से वह जो खराब हुआ ऊतक है वो वापस से तैयार हो सकता है। अब आगे देखते हैं जैव प्रौद्योगिकी के लाभ। तो जैव प्रौद्योगिकी तो आपको समझ में आ गया कि जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है, फिर जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कहाँ कहाँ समावेश है। अब समझ लेते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या है। ठीक है, लाभ क्या है। पहला, जैसे आपको मालूम है पृथ्वी पर खेती की भूमि सीमित होने के कारण, आपको मालूम पृथ्वी पर जो खेती की भूमि अब सीमित हो रही है क्योंकि जनसंख्या दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ रही है, जिसकी वजह से खेती जो जमीन थी उस पर लोग रहना शुरू कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो खेती की जो जमीन है वह धीरे धीरे कम हो रही है। तो कम जमीन में अधिक हेक्टेयर का उत्पादन करने के लिए भी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। वनस्पतियों रोग प्रतिकारक नस्लें, मतलब आपको मालूम है बहुत सारी वनस्पतियां होती है जो खड़ी, मतलब जब उन वनस्पति को लगाया जाता है तो बहुत सारे उनके अंदर अलग अलग कीटक की वजह से उनको नुकसान हो जाता है। तो यदि हम लोग जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वनस्पतियों को रोग प्रतिकारक टीके लगा देंगे तो उससे क्या होगा, वो वनस्पतियां खराब नहीं होंगी, अर्थात किसानों का जो पैसा रहेगा वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। शीघ्र फल धारण करने वाली वनस्पतियां प्रजाति विकसित होने से, क्योंकि स्टूडेंट्स हमको मालूम है कि हम आज के समय में मानव को हर समय हर फल की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, पहले क्या होता था कि किसी एक ही सीजन में कोई फल आता था, गर्मी में सिर्फ आम आएगा, तो ठंडी और बरसात में सिर्फ एप्पल आए, सेब आएगा। तो ठीक है, तो इस तरह के आज हम लोग देखें तो हमारे बाजार में हर तरह के फल उपलब्ध होते हैं। ये किसकी वजह से होते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसी वनस्पतियां तैयार कर रहे हैं जिसकी वजह से वो वनस्पतियां बहुत जल्द से जल्द समय में फल धारण कर सकती हैं और प्रतिवर्ष अधिक से अधिक उत्पादन दे सकती हैं। और ये वनस्पतियां जो रहेंगी वो तापमान परिवर्तन, पानी की मात्रा, जीवन की, जमीन की उपजाऊ, ठीक है, क्षमता, ऐसे बदलते पर्यावरण को टिके रहने वाली नस्लों का निर्माण करना संभव है। मतलब जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ऐसी ऐसी फसलें तैयार की जा रही हैं जो फसलें जो तापमान है, ठीक है, पर्यावरण का तापमान अगर परिवर्तित होता है या पानी की मात्रा में अभाव होता है, जमीन की उपजाऊ क्षमता में कमी आती है, तो ये इस तरह की वनस्पति तैयार करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैव प्रौद्योगिकी का व्यवहारिक उपयोग, मतलब जैव प्रौद्योगिकी हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं फसल प्रौद्योगिकी में, फसल जैव प्रौद्योगिकी मतलब फसलों में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस तरह से किया गया है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी उपयोग कृषि उत्पादकता और विविधता को बढ़ाने के लिए किया है। मतलब कृषि क्षेत्र में अगर जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है, किस लिए किया गया, ताकि कृषि की जो उत्पादकता है वह बढ़ सके और जो विविधता है वो भी बढ़ सके। ठीक है, जिसकी वजह से संकरित बीज, दो अलग अलग फसलों के जनुक एकत्रित करके विभिन्न फसलों की संकरित प्रजातियां निर्माण की जाती है। ठीक है, जो दो अलग अलग एक ही फसल एक ही रहेगी लेकिन दो अलग अलग जगहों के से बीज लाकर उनको संकलित किया जाएगा। जो नई फसल तैयार होगी उसके अंदर दोनों फसल के गुणधर्म पाए जाएंगे। ठीक है, फसलों के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। जनों की दृष्टि से उन्नत फसलें, बाहर के जनों मतलब जैसे अगर कोई फसल है जो किसी दूसरे देश में, बाहर से दूसरे देश में उसका उत्पादन बहुत ज्यादा, लेकिन वही फसल हमारे इंडिया में है लेकिन वो ज्यादा उत्पादन नहीं दे पा रही है, तो क्या किया जाएगा कि बाहर की जो फसल है उसका जनुक जो यहाँ की जो फसल है उसके जनुक को मिला दिया जाएगा और सांचे में डालकर प्राप्त की गई अच्छी गुणधर्म वाली जनों की दृष्टि से उन्नत फसलें
प्राप्त की जा सकती है। मतलब अगर बाहर देश कोई दूसरे देश की फसल है जो बहुत ज़्यादा उत्पादन, जैसे सबसे ज़्यादा उत्पादन मक्का में हो गया, ठीक है, कहवा में हो गया, कॉफ़ी उत्पादन में, तो इनमें क्या कहता है, बाहर की जो फसलें होती है वो बहुत ज़्यादा उत्पादन देती हैं, तो उन फसलों के जो जनुक होते हैं वो भारत की जो फसलें होती है उनके जनु से क्या क्या उनका संकर किया जाता है और इस तरह से जनु की दृष्टि से उन्नत फसलें तैयार हो जाती हैं। अब इस पद्धति से फसलों का अधिक उत्पादन देने वाली रोग प्रतिकारक, प्रवाह तत्व प्रतिकारक, तृणनाशक प्रतिकारक, अकाल तथा ठंडी परिस्थिति में भी टिकने वाली वनस्पति प्रजाति निर्माण की जाती है। मतलब जनु की दृष्टि से अगर उन्नत फसलें हैं तो जनु की दृष्टि से जो भी उन्नत फसलें रहेंगी उसके अंदर रोग प्रतिकारक मतलब वे वनस्पतियां जो रहेंगी और रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाएगी। तृणनाशक, आपको मालूम है खेतों में तृणनाशक छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं जो वनस्पति को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो तृणनाशक रहेगा तीड़ों को मारने के लिए। अगर कभी कभी मान लीजिए वर्षा बहुत कम होती है तब भी वो वनस्पतियां सूखेंगी नहीं जल्दी, मतलब अकाल की स्थिति में वनस्पतियां अपने आप को संभाल सकती हैं। तो इस तरह से जनु की दृष्टि से उन्नत फसलों का उपयोग करके अलग अलग विपरीत परिस्थितियों में भी वो उत्पादन दे सकती हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हो जनु की दृष्टि से उन्नत फसलों में सबसे पहले मक्का है, फिर एक कहवा है, फिर यहाँ पर एक पत्ता गोभी मतलब सब्जियों में उपयोग किया गया, फलों में उपयोग किया गया, यहाँ पर पपाया है, ठीक है। इस तरह से जनुकीय बदलाव करके अगर कोई वनस्पति या फल तैयार किया जाता है तो उसके अंदर रोग प्रतिकारक क्षमता होती है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। कोई भी तृणनाशक मतलब कोई भी तीर्ण उसको नहीं लगेगा। अकाल के समय में भी मतलब अगर पानी की मात्रा कम भी हो जाए तो भी उसकी वृद्धि और विकास रुकेगी नहीं। अब आगे इसमें सब समझ लेते हैं बीटी कपास क्या होता है। सबसे पहला अगर जनु की जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया था, ठीक है, जनु की बदलाव करके अगर कोई फसल तैयार की गई थी तो वह बीटी कपास, ठीक है। बैसिलस यूरेनजेनेसिस इस जीवाणु में एक विशिष्ट जनुक निकालकर उसे कपास के जनुक में जोड़ दिया जाता है। बैसिलस यूरेनजेनेसिस एक सूक्ष्म जीवाणु है जिसके अंदर से जनुक निकाल दिया जाता है और उस जनुक को क्या करेंगे, कपास के जनुक में क्या किया है, छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण बाढ़ इल्ली के लिए, जो बाढ़ इल्ली वो कपास को खराब करती है, बाढ़ इल्ली जो होती है स्टूडेंट्स कपास को क्या करते हैं, वो लोग खराब करते हैं। लेकिन बैसिलस यूरेनजेनेसिस को अगर कपास के जनुक के साथ मिला दिया जाए तो बाढ़ इल्ली से क्या होगा, कपास की पत्तियों में बाढ़ तैयार होगा और वे बाढ़ इल्ली से क्या करेंगे, अपने आप को संरक्षण प्राप्त कर पाएंगे। बाढ़ इल्ली ने कपास की पत्ती खाई तो अगर बाढ़ इल्ली ये जाके कपास की अगर पत्ती खा लेती है तो बाढ़ इल्ली क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी और इस बाढ़ इल्ली से इस कपास को कोई नुकसान होगा क्या, नहीं होगा। अब आगे देखते हैं बीटी बैगन, बैसिलस यूरेनजेनेसिस, जैसे यहाँ पर आपने देखा बैसिलस यूरेनजेनेसिस में से जनुक निकाल लिया जाता है, उस जनुक को क्या किया जाता है, जैसे आपने कपास में देखा उसी तरह यहाँ पर भी होगा। बैसिलस यूरेनजेनेसिस इस जीवाणु से मिलने वाले जनुक का उपयोग बीटी बैगन तैयार करने के लिए किया जाता है। बीटी कपास के जैसे ही बीटी बैगन में सुधारित नस्लों के कीटों का नाश करती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जिनकी वजह से बैगन क्या होता है, खराब हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग बैसिलस यूरेनजेनेसिस का जनुक निकाल के उस बैगन में के अंदर जनुक के अंदर मिला दिया जाए तो वह क्या हो जाएंगे, वो जो बैगन तैयार होगा वो पूरी तरह से उन सूक्ष्म जीवों से या उन जो भी हानिकारक सूक्ष्म जीव जीवाणु उनसे लड़ने में क्या करता है, मदद करता है और इस तरह से बैगन खराब नहीं होगा। इस तरह के बैगन आपने मार्केट में उपलब्ध हुए देखे होंगे, इसको ही कहा जाता है बीटी बैगन। आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा बीटी बैगन ही उपलब्ध होता है और किसान भी ज़्यादा इसको ही उगाते हैं। अब आगे गोल्डन राइस, इसमें 2005 में गोल्डन राइस 2 में साधारण चावल की अपेक्षा जो नॉर्मल राइस हम लोग खाते हैं, नॉर्मल साधारण चावल हम लोग खाते हैं, उसके अंदर जितना कैरोटीन नहीं पाएगा, बीटा कैरोटीन नहीं पाया जाएगा, उससे 23 गुना ज़्यादा आपको गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन पाया जाएगा, मतलब एक तरह का प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो धान की इस प्रजाति में जीवन सत्व अ पाया है। अगर नॉर्मली देखा जाए जो हम लोग चावल खाते हैं उसके अंदर किसी प्रकार का जीवन सत्व नहीं होता है, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ हमको कार्बोज मिलेगा। लेकिन ये जो राइस है, कौन सी राइस, गोल्डन राइस, इसके अंदर जीवन सत्व ए का निर्माण करने वाले जनुक डाल दिए जाते हैं, मतलब ऐसे जनुक डाल दिए जाते हैं जिसकी वजह से उस चावल खाने से आपको जीवन सत्व ए मिलेगा। क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, जीवन सत्व ए मिलेगा। 2005 में निर्मित किए गए गोल्डन राइस 2 में साधारण चावल की अपेक्षा 23 गुना अधिक बीटा कैरोटीन मिलता है। अब आगे तृणनाशक रोधी वनस्पतियां, मतलब ऐसी वनस्पतियां तैयार करना जैव प्रौद्योगिकी उपयोग करके जो वनस्पतियां वो तृण को नाश कर सके,
ठीक है। तृण के कारण फसलों की वृद्धि में बाधा होती है। जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें तृण कहा जाता है। तो तृण की वजह से जो फसलों की वृद्धि हो जाती है वह कम हो जाती है, जिसकी वजह से फसलों की वृद्धि नहीं हो पाएगी और बाद में किसान को बहुत नुकसान होता है। तो ऐसी वनस्पतियां तैयार करो कि जो तृण नाशक हो। तृण का नाश करने के लिए तृणनाशकों का उपयोग करने से उसका विपरीत परिणाम मुख्य फसलों पर होता है। ये तृण को नाश करना तो क्या करना पड़ेगा, तृणनाशक औषधियां आती हैं। यदि उस तृणनाशक औषधियों फसलों पर छिड़काव किया गया तो फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, मतलब फसलों पर मृदा प्रदूषण होगा और कभी कभी तो फसलें पूरी तरह से खराब भी हो सकती है। इसलिए तृणनाशक रोधी वनस्पति का निर्माण किया जा रहा है। इसलिए तृणनाशक औषधियां न डाल के हम लोग आज विज्ञान तृणनाशक वनस्पतियों तैयार कर रहा है कि वही वनस्पतियां उन तृणों को, अगर वो तृण उन वनस्पतियों खाएंगे तो तृण खुद ही मर जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आज संभव हुआ तृण पर नियंत्रण किया जा सकता है और तृण की वजह से आज किसी भी प्रकार की वनस्पतियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। अब आगे अगला टॉपिक है जैविक खाद। तो जैविक खाद में भी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले पढ़ के समझ लेते हैं। रासायनिक खादों का इस्तेमाल न करके जैविक खादों का उपयोग करने फसलों की नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की फॉस्फेट घुलने की क्षमता में बढ़ जाती है। ठीक है, यदि हम लोग रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, तो रासायनिक खाद का इस्तेमाल करने से क्या होता है, मृदा प्रदूषण होता है। साथ ही साथ अगर रासायनिक खादों का इस्तेमाल ज्यादा हो गया तो फसलों का वृद्धि और विकास का रुक जाएगा और फसलें मतलब पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएंगी। तो यदि हम लोग रासायनिक खादों की जगह पर जैविक खाद का इस्तेमाल करें तो इससे क्या होगा कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी होगा, साथ ही साथ फॉस्फेट घुलने में क्या होगी, मदद होगी। जो नाइट्रोजन और फॉस्फेट रहेंगे वो फसलों की वृद्धि और विकास के लिए क्या करते हैं, मदद करते हैं। इसमें मुख्य रूप से बोनाजूबियम, एजेक्टोबैक्टर, नॉन स्टॉक, एनाबीना इन जीवाणुओं का तथा ओजोला नामक वनस्पति का उपयोग किया जाता है। मतलब जैविक खाद बनाने के लिए ज़ानज़ोबियम, एजेक्टोबैक्टर, नॉन स्टॉक, एनाबीना जीवाणु के साथ साथ अजोला नाम की वनस्पति होती है उसको मिला दिया जाता है। अब इनके मिश्रण से क्या बनता है, जैविक खाद बनता है। यदि ये जैविक खाद हम लोग खेतों में उपयोग करेंगे तो इसकी वजह से खेतों में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा और फसलों की वृद्धि अच्छी तरह होगी और जो खर्चा लगता था किसान को रासायनिक खाद लेने का वो खर्चा भी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। उत्तक संवर्धन के बारे में हमने पिछली कक्षा में जानकारी हासिल की है। ठीक बात है, उत्तक संवर्धन के बारे में पिछली कक्षा में जानकारी प्राप्त की है कि उत्तक संवर्धन करके क्या क्या चीजें हो सकती है, उत्तक संवर्धन से क्या लाभ हैं। उत्तक संवर्धन के कारण वनस्पतियों में जनुकीय सुधार कर पाना संभव। उत्तक संवर्धन की वजह से जो वनस्पतियां हैं और वनस्पतियों के साथ साथ जो प्राणी है उसके उत्तक में हम लोग सुधार कर सकते हैं और मनचाही वनस्पति, मनचाहा प्राणी, मनचाही गुणधर्म वाली वनस्पति हम लोग तैयार कर सकते हैं उत्तक संवर्धन के माध्यम से। इसके अतिरिक्त उस वनस्पति के गुणधर्म अगली पीढ़ी में स्थायी रहते हैं और उस वनस्पति के जो गुणधर्म रहेंगे अगली पीढ़ी में भी स्थायी रहेंगे और इस तरह किसानों का और साथ ही साथ पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। किसानों का ज़्यादा नुकसान नहीं होता, किसानों का जो पैसा होता है वह बहुत ज़्यादा बच जाता है जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके। और आजकल भारत में सबसे ज़्यादा जो किसान है, भारतीय किसान आज बहुत ज़्यादा जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न फसलों का उपयोग कर रहे हैं। बीटी कपास हो गया, बीटी बैगन हो गया, ठीक है ना, गोल्डन राइस हो गया, इनका उत्पादन हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, जिससे उनको लाभ होता है, साथ ही साथ वो रासायनिक खादों को जो खरीदने का जो खर्चा होता है वो भी क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हमको इतना ही देखना है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब तो किया है लेकिन सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो स्टूडेंट्स बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हर वीडियो देख सकें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।